अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस की सरफेस और इसमें होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है ये है एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन को चीली ने इंट्रोड्यूस करवाया था टर्म ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ अपटेक ऑफ गैसेस बाय चारकोल, ठीक है। चारकोल की सरफेस पे जो गैसेस एडजॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो इस डिस्कवरी के दौरान क्या किया था, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी और इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड्स एंड कैसर, ठीक है। ये जो डिस्कवरी है ऑफ अपटेक ऑफ गैसेस बाय चारकोल, तो ये रेमंड और कैसर ने डिस्कवरी की थी। अच्छा देखिएगा कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। द फिनोमेना ऑफ adherence of liquid or gaseous molecules on the surface of a solid by physical or chemical processes in is termed as adsorption। अब एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सॉलिड की सरफेस पे लिक्विड या गैसेस एडहेयर हो जाती हैं, सरफेस पे आके अटैच हो जाती हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस ऑन विच द अदर सब्सटेंसेस एडजॉर्ब इज कॉल्ड एन एडजॉर्बेंट। अब वो जो सॉलिड सरफेस होगी जिस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आके क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट या इंटरफेस, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल चारकोल पे गैसेस आके एडजॉर्ब हो रही हैं, तो चारकोल क्या कहलाएगा, इट इज़ एडजॉर्बेंट, ठीक है। या इसी तरह सॉलिड एलुमिना या सिलिका, ठीक है, या मेटल्स कोलाइड्स वगैरह, ये सब क्या हैं, ये सब एडजॉर्बेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और वो वाला सब्सटेंस, ठीक है, जो कि आके एडजॉर्ब होता है, उसे कहते हैं एडजॉर्बेट। उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। अब यहाँ पे ज़रा फिनोमेना देखिएगा कि ये सॉलिड सरफेस है, इस पे आके ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडजॉर्बेट। और ये सरफेस क्या कहलाएगी, एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये क्या है, सरफेस क्या होगी, एडजॉर्बेंट, ठीक है। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास हैं फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन जो है ये हाईली स्पेसिफिक होती है एंड सिलेक्टिव इन नेचर। सिलेक्टिव यानी स्पेसिफिक एडजॉर्बेट जो है वही स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट पे आके एडजॉर्ब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो है ये हाईली स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होता है। अब एडजॉर्प्शन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। क्या है, स्पॉन्टेनियस। इसमें जो इंथाल्पी, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब क्या हो, एडजॉर्प्शन भी हो और साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो रही हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा एड्जॉर्प्शन जो है ये इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये फिनोमेना क्या है, एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होती है। ज़रा देखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह जो इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है, ये चारकोल पे एड्जॉर्ब होती हैं, जबकि वाटर जो है ये सिलिका पे एड्जॉर्ब होता है। इसी तरह जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, डाइज वगैरह, वो भी एनिमल चारकोल, ठीक है, उन्हें एड्जॉर्ब करता है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन के दरम्यान डिफरेंस है, ज़रा देखिएगा। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कब होती है, जब एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्बेट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बल्क, तो ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होगी। जबकि क्या है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन लेस होती है, ठीक है, रिलेटिव टू द कंसंट्रेशन इन बल्क। तो ये एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में कि ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, सरफेस पे या बल्क में, ठीक है। तो अगर सरफेस पे एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है एड्जॉर्बेट की, तो ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होगी। और अगर कम कंसंट्रेशन है सरफेस पे, तो फिर ये नेगेटिव एड्जॉर्प्शन होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फिनोमेना है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर जो है
एब्जॉर्ब हो रहा होता है दूसरा सब्सटेंस, दूसरा मटेरियल, ठीक है। इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्बिंग मटेरियल की जो थ्रू आउट बॉडी है उसमें क्या होगा, केमिकल या दूसरा मटेरियल या सब्सटेंस क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। और ये जो है एब्जॉर्प्शन रे एज कम्पेयर टू एड्जॉर्प्शन, ये स्लोअर प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, स्लोअर प्रोसेस है। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी वाटर जो है वो कैल्शियम क्लोराइड की जस्ट सरफेस पे नहीं बल्कि क्या करेगा, पूरे कैल्शियम क्लोराइड को मॉइस्चराइज कर देगा, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टर्म है उसे कहते हैं ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस पे अगर गैसेस एडजॉर्ब हो रही हैं तो इसे ऑक्लूजन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लाडियम की सरफेस पे एडजॉर्ब हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फिनोमेना ऑक्लूजन। जबकि एक और फिनोमेना है, इसे कहते हैं डीजॉर्प्शन। अब डीजॉर्प्शन जो है ये एडजॉर्प्शन का रिवर्स है। एडजॉर्प्शन का क्या है, it is a reverse of adsorption, that is removal of adsorbed substance from the surface of adsorbent। ये क्या है, ये adsorption का reverse है। अच्छा, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में, ठीक है। एडजॉर्प्शन जो कि सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है ये एक बल्क फिनोमेना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन सब्सटेंस थ्रू आउट द वॉल्यूम। थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि एड्जॉर्प्शन में जस्ट क्या अटैचमेंट होती है सब्सटेंस की ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। अब इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट मटेरियल्स को एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन की बेस पे सेपरेट भी कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन में उन मटेरियल्स को सेपरेट किया जा सकता है जो कि किसी ख़ास सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, इसमें मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि वो डिफरेंट फेज में जाके क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो इस बेस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में जो मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन। जबकि एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है वेकेंट सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट पे, ठीक है, कि हैज़ एक्स्ट्रा एनर्जी दैट स्टिमुलेट्स द अटैचमेंट ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स ऑन टू इट। जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल को क्या कर सके, अपने साथ अटैच कर सके, ठीक है। और वेकेंट सरफेस होनी चाहिए। नेक्स्ट जरा टाइप्स देखिएगा, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन की जो दो टाइप्स हैं, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं सरफेस पे वो थ्रू वॉन्डरवाल फोर्सेस, थ्रू वॉन्डरवाल फोर्सेस। अब जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की सरफेस पे एडजॉर्ब होता है तो ये थ्रू वॉन्डरवाल फोर्सेस होता है, ठीक है। और फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है इट इज़ लेस स्पेसिफिक एज ऑल गैसेज आर एडजॉर्ब ऑन मेटल्स टू सम एक्सटेंट, ठीक है। ये लेस स्पेसिफिक है क्योंकि डिफरेंट गैसेज जो हैं वो मेटल की सरफेस पे सम एक्सटेंट आके एडजॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये रिवर्सिबल है, आसानी से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डीटैच भी हो जाते हैं। अब इसमें मोस्ट एग्जांपल क्या है कि गैसेस जो हैं वो सॉलिड की सरफेस पे आके एडजॉर्ब होंगी और गैस और सॉलिड के दरमियान क्या होगा, सरफेस अटैचमेंट होगी और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये ज़रा देखिएगा, एडजॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के, यानी वो गैसेस जो जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी एडजॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट रिवाइज करें कि कौन सी गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, डोमिनेट कर सकती हैं, ठीक है, जिनमें अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा था कि पोलर जो गैसेस हैं उनकी लिक्विफिकेशन ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। तो इसका मतलब है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो कि क्या है, जिसमें वाटर वाल फोर्सेस के ज़रिए अटैचमेंट होनी है,
तो पोलर गैसेस की एडजॉर्प्शन जो है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर गैसेस। अब ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है, ठीक है, तो आमतौर पे ये लो टेम्परेचर पे जो है एडजॉर्प्शन होगी। और एडजॉर्प्शन जो एनर्जी है और फिजिकल एडजॉर्प्शन वो कितनी होती है, वो 20 to 40 किलो जॉल पर मोल होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन रेट डिक्रीज होता है। तो इस वजह से यहाँ भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज। अब फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है, ठीक है, इसमें मल्टी लेयर्स बनती हैं, मल्टी लेयर्स आर फॉर्म्ड। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जो ज़रा देखिएगा कि नाइट्रोजन की जो एडजॉर्प्शन है मीका पर, तो नाइट्रोजन क्या करेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन बॉन्ड्स के साथ क्या करेंगे, वीक वॉन्डर वाल इंटरेक्शन के ज़रिए एडजॉर्ब होंगे। और ठीक है, ये एडजॉर्प्शन जो है ये रिलेटिवली क्या है, इजी है, लो टेम्परेचर पे होती है, ये रिवर्सिबल भी है। दूसरी तरफ देखें, सेकंड जो है वो हमारे पास टाइप है वो है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन जैसे एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन है मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब होता है किस वजह से, ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन, ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। और केमिकल एडजॉर्प्शन जो है ये वेरी स्पेसिफिक है और ये इरिवर्सिबल होती है इन नेचर। और इसमें जो एडजॉर्प्शन एनर्जी है वो होती है 80 टू 240 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, 240, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन की निस्बत केमिकल एडजॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके लिए क्या होगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगी। लेकिन जब सरफेस इक्विलिब्रियम कायम होगा तो फिर फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगी। तो ये ज़रा देखिएगा, एडजॉर्प्शन यहाँ पे भी सरफेस एरिया पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर्स बनती हैं, जबकि यहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती हैं, ठीक है। अब केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वही हाई होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन और हाइड्रोजन ऑन निकल, तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन की एग्जांपल हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। इसमें डेल्टा जी और डेल्टा एच नेगेटिव होंगे और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है। या डेल्टा जी और डेल्टा एस नेगेटिव होंगे और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। या डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव होंगे। या तीनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, और क्या होता है डेल्टा एस, डेल्टा एस, ये तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें डेल्टा जी जो क्यों होता है, सॉरी नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह जो है डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव क्यों होता है, डेल्टा एच इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और डेल्टा एस जो है ये नेगेटिव क्यों होता है, ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि गैसेस जो हैं वो सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो रही हैं, उनकी रैंडमनेस जो है वो कम हो रही है। तो इस वजह से डेल्टा एस जो है इंट्रॉपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहले है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। और जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्टार्टिंग पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इक्विलिब्रियम कायम होगा, ठीक है, तो उसके बाद फर्दर जो है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगी।
नेक्स्ट जो है ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है ये एड्जॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेचर ऑफ गैस या एड्जॉर्बेंट की बात करें तो एड्जॉर्प्शन जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पोलर गैसेस जो हैं उनकी एड्जॉर्प्शन इजी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, या ये कह लें कि वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, उनकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उनकी एड्जॉर्प्शन रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का, ठीक है, उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, एक्टिव सेंटर्स होंगे, और उतना फास्टर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉलिड एड्जॉर्बेंट की एक्टिवेशन की, तो सॉलिड एड्जॉर्बेंट जो है उसकी एक्टिव साइट्स जो हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा अवेलेबल होंगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आके एड्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है बाय एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, ठीक है। अब एक्टिवेशन कैसे हो सकती है, या तो किया जाए किया जो सॉलिड सरफेस है, या तो सरफेस आप इंक्रीज करें, ठीक है, या फिर क्या होगा, ऑलरेडी जो गैसेस एड्जॉर्ब हैं उनको रिमूव किया जाए, ठीक है। तो फिर नई गैस के लिए जो है एड्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसी तरह एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, अब ज़रा देखिएगा, एड्जॉर्प्शन जो है x/m वर्सेस प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम इसके दरमियान रिलेशन देखें तो हमारे पास जो कर्व बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। तो यहाँ पे आप ज़रा ग्राफ देखें कि एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के बढ़ाने से, इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो जो एड्जॉर्प्शन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। और इस जो आइसोथर्म है, ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसे कहा जाता है फ्रॉन्डलिक। अब ये जो है ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है, इट गिव्स a relationship between absorption of gases on the solid surface with pressure at constant temperature। अब ये ज़रा देखिएगा ये क्या कहता है, ये आइसोथर्म जो है ये कहता है अगर x/m और p के दरमियान हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, स्टार्टिंग पे लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कर्व, और देन क्या होगा, ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे जाके स्ट्रेट हो जाएगी। तो अगर हम फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए रिलेशन देखें तो वो क्या होगा, वो होगा x/m प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n, ठीक है। तो ये इसका जो है रिलेशन है। इसी तरह अगर हम प्रेशर को रिप्लेस कर दें कंसंट्रेशन से तो फिर रिलेशन क्या बनेगा, वो बनेगा x/m प्रोपोर्शनल टू c⁻1/n, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि ये जो फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है, ये एड्जॉर्प्शन एप्लीकेबल है ओनली फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, बिकॉज इट कंसीडर्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें मल्टी मॉलिकुलर लेयर एड्जॉर्प्शन को कंसीडर करके ये रिलेशन जो है ड्राइव किया गया है। तो अब यहाँ पे हम अगर log x/m और log p के दरमियान रिलेशन देखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन आएगी, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम 1/n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1/n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 से 1 तक, 0 से 1। अगर लो प्रेशर है तो फिर 1, और अगर हाई प्रेशर है तो फिर क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें करेक्ट जो है वो रिलेशन क्या हो सकता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि 1/n की वैल्यू 0 से लेकर क्या होगी, 1 तक होगी। सो इसलिए करेक्ट आंसर जो है ये फर्स्ट वन है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर हम x/m और प्रेशर के दरमियान जो प्लॉट है, ग्राफ ड्रा करते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो उसे कहा जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और अगर हम x/m, ठीक है, और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोबार। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते किसे हैं।
बेसिकली ये ग्राफिकल रिलेशनशिप है। ग्राफिकल रिलेशनशिप किसके दरमियान? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एंड अप्लाइड प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाई करने से कितनी अमाउंट जो है सब्सटेंस की वो एड्जॉर्ब होती है पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, डिफरेंट हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, जो इस फिनोमेना को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इनमें दो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक है फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा है लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, जबकि लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद मोनो लेयर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा ये देखिएगा कि जो फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है। ठीक है, जबकि लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन जो है ये एक थ्योरेटिकल रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर जो एड्जॉर्प्शन है ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, दोनों के दरमियान डिफरेंस की बिटवीन फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन एंड लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सरफेस ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट इज हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होगी, सरफेस हेट्रोजीनियस होगी। जबकि लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो सरफेस ऑफ सॉलिड है वो क्या होगी, होमोजीनियस। ठीक है, फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये एसोसिएट है विद मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, जबकि लॉन्ग मीर में क्या होता है, यहाँ पे मोनोमोलिकुलर लेयर एड्जॉर्प्शन होती है। और इक्विलिब्रियम जो है फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इन लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी तरह हम अगर इंट्रैक्शंस की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स कैन अकर बिकॉज इट इज़ मल्टी लेयर्ड। और जबकि लॉन्ग मीन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो इंटरेक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो इंटरेक्शन डेवलप नहीं होते, नो इंटरेक्शन। ठीक है, सरफेस जो है एड्जॉर्बेंट की वो यूनिफॉर्म नहीं होती, जबकि लॉन्ग मीन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो सरफेस होगी एड्जॉर्बेंट की वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। ठीक है, केमिकल फोर्सेस आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जबकि लॉन्ग मीन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में केमिकल फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फ्रॉडलिच एड्जॉर्प्शन जो है या फ्रॉडलिच इक्वेशन जो है ये एम्पिरिकल है, जबकि लॉन्ग मीर इक्वेशन जो एक थ्योरेटिकल बेस रिलेशनशिप है। ठीक है, फ्रेडलिच जो है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये केमिजॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि लॉन्ग मीर जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इट गिव्स मैकेनिज्म ऑफ केमिजॉर्प्शन। फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देता, जबकि लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, फ्रेडलिच जो है वो इट गिव्स कंपैरेटिवली लेस सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी गैसेस किस तरह सॉलिड पे एड्जॉर्ब होती हैं ये एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि लॉन्ग मीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, ठीक है, फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये सिर्फ ओनली एड्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व, जबकि दूसरी तरफ लॉन्ग मीर में एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे ज़रा इक्वेशन देखिएगा, ठीक है, इक्वेशन क्या है, W/m या इधर लिखा होता है x/m इज इक्वल टू k इंटू पी पावर 1/n। दिस इज फ्रेडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। अब यहाँ पे x क्या होगा, वो होगा मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब, यानी कितनी गैस जो है वो एड्जॉर्ब हुई है। m जो है वो मास होगा ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है, जिस पर एड्जॉर्ब हुई है। p जो है प्रेशर है, k कांस्टेंट है और n क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे यूजेस देखिएगा, फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड एट लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर पे ये जो है वैलिड है। ठीक है, ये बताता है कि लो प्रेशर पे क्या होगा, जो एड्जॉर्प्शन है गैसेस की वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और इट इज़ आल्सो यूज फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट, साथ ही साथ सोल्यूट की जो एड्जॉर्प्शन है इन सोल्यूशन इसको भी एक्सप्लेन करता है। लिमिटेशंस देखें तो फ्रेडलिच इक्वेशन जो है ये प्योरली एम्पिरिकल है।
ठीक है। इट डज नॉट हैव थ्योरेटिकल बेसिस। यहाँ पे जो कांस्टेंट हैं के और एन वो वेरी करते हैं विद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज करने से ये वैल्यू चेंज होती हैं। और इट इज़ वैलिड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की जो स्पेसिफिक रेंज है यानी लो प्रेशर पे ही ये वैलिड है। अब दूसरी तरफ जो है इक्वेशन देखें लॉन्ग मीन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, ये क्या है, फाई इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी पी। बाज़ दफ़ा इक्वेशन इस तरह लिखी होती है, फाई इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। ठीक हो गया, इस तरह भी लिखी जा सकती है। तो ये ज़रा देखिएगा यहाँ पे जो ये फाई है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एडजॉर्ब स्पीशीज़। ठीक, सरफेस की कितनी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो चुकी, कवर हो चुकी है, ठीक है। और जबकि बी क्या है, ये एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और पी जो है ये क्या है, अप्लाइड प्रेशर। यानी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सरफेस है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे ज़रा देखिए लॉन्ग मीर जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इसके यूजेस। तो इट गिव्स क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ जो है इट आल्सो एक्सप्लेन केमिजॉर्प्शन, ठीक है, गिव सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, ठीक है। तो ये इसकी जो है इम्पोर्टेंस है। अब अगर लिमिटेशन की बात करें तो इसके मुताबिक क्या है कि जो सॉलिड सरफेस है, ठीक है, इट इज़ ओनली कैपेबल ऑफ एड्जॉर्बिंग अ सिंगल लेयर मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी इसमें थिकनेस क्या होगी, जस्ट सिंगल लेयर मॉलिक्यूल होगी। और दूसरा जो है, ये जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन सैचुरेशन वैल्यू, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स क्या शो करते हैं, एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि जो सैचुरेशन वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं लॉन्ग मीन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा यूजेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि सिलिका और एलुमिना जेल, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है टू रिमूव मॉइस्चर एंड फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इस वजह से इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद चारकोल को यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, क्योंकि चारकोल जो है ये क्या करेगा, ये एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनिमल चारकोल जो है इसको कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है गैसेस की जो प्रिपरेशन है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ किया जाता है टू अवॉइड पॉइजनस गैसेस। ये क्या करेगा, पॉइजनस गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है पॉइजनस को रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और कोकोनट चारकोल जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं एब्जॉर्प्शन के। इसी तरह फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है सल्फाइड और उसकी कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, यानी उनमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है ये भी क्या है, ये भी एड्जॉर्प्शन बेस्ड। इसके अलावा जो जियोलाइट्स हैं, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर हार्डनेस ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली जो वाटर हार्डनेस होती है वो कैल्शियम के साल्ट्स की वजह से होती है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट वगैरह, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जियोलाइट को यूज़ किया जाता है वाटर हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है इसको यूज़ किया जाता है प्योरीफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए, ठीक है, ऑफ पिगमेंट्स एंड हार्मोन्स वगैरह। तो जितने भी पिगमेंट्स हैं या हार्मोन्स, इनको हम सेपरेट करते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट की जो टर्म है, ठीक है, ये बर्ज़िलियस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, आल्टर कर दे, ठीक है, विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कैटलिस्ट। और इस फिनोमेना को कहा जाता है कैटालिसिस। कैटालिसिस वो फिनोमेना है जिसमें कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है टू अल्टर द केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कैटलिस्ट है, इट नेवर इनिशिएट और कंप्लीट्स अ रिएक्शन, ठीक है। ये ना तो रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा, ना ही रिएक्शन कंप्लीट करवाएगा, ठीक है।
बट ये क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, ठीक है। और कैटलिस्ट की बहुत स्मॉल अमाउंट जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। बहुत कम रिकॉर्ड अमाउंट चाहिए होती है रिएक्शन के रेट को अल्टर करने के लिए। अब यहाँ पे ज़रा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे क्या है, पोटाशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो है मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। कैटालिसिस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, दूसरी को हम कहते हैं हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। अब होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है, इसमें सेम फिजिकल स्टेट होती है, किसकी, रिएजेंट्स की भी और कैटलिस्ट की भी, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है, वो है नाइट्रिक। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, मिथाइल एसीटेट इसकी हाइड्रोलिसिस है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें रिएजेंट्स और कैटलिस्ट दोनों जो हैं ये सेम फिजिकल स्टेट में है, तो ये कैटालिसिस क्या कहलाएगी, ये कहलाती है होमोजीनियस कैटालिसिस। अब सेकंड टाइप जो है उसे कहते हैं हिट्रोजीनियस कैटालिसिस या फिर सरफेस कैटालिसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल स्टेट जो है ये फेज़ वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ज़रा एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर प्लाटिनम की प्रेजेंस में हम सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में आएगा, क्योंकि प्लाटिनम सॉलिड है जबकि रिएजेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो गैसियस स्टेट में हैं। तो आम तौर पे अगर कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड हो, ठीक है, तो ये टाइप जो है ये हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में आती है। इसी तरह जो अमोनिया सिंथेसिस है तो इसमें आयरन को यूज़ किया जाता है एज कैटलिस्ट, ठीक है। अमोनिया की ऑक्सीडेशन में प्लाटिनम को यूज़ किया जाता है। तो सब में जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है जबकि रिएजेंट्स क्या हैं, वो गैसेस हैं। तो इस टाइप को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या फिर सरफेस कैटालिसिस। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ज़रा एक पॉइंट है, अ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन बट इट सेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड इन मैस एंड प्रॉपर्टीज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करेगा, जस्ट रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, लेकिन वो खुद अनचेंज रहेगा, उसका मैस भी चेंज नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैटलिस्ट की, अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इन मैस केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्या है, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, यानी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किस पे, केमिकल एड्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन है वो क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, ठीक है, बट नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मॉडरेट एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। कैटलिस्ट जो है ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मीन्स एक ख़ास कैटलिस्ट ख़ास रिएक्शन को ही कैटलाइज करवा सकता है, ठीक है, और वो किसी दूसरे रिएक्शन के लिए क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट जो है किसी खास रिएक्शन के लिए ही स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के लिए, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक है इन इट्स एक्शन, स्पेसिफिक है तो किसी दूसरे के लिए फिर दूसरे रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, इथानॉल, ठीक है, इथानॉल को अगर हम एलुमिना की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करें तो क्या होगा, हमारे पास बनेगी इथीन, क्या होगा, इथीन बनेगी, यानी इसकी डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। और अगर कॉपर हो तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, इसकी प्रेजेंस में बनता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि दो डिफरेंट कैटलिस्ट थे, तो दो डिफरेंट कैटलिस्ट होने के नतीजे में प्रोडक्ट क्या बना है, डिफरेंट बना है। इसी तरह जो है ये ज़रा देखिएगा, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड जो है ये एलुमिना की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में, ठीक है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और अगर कॉपर की प्रेजेंस में हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब जैसा कि हमने यहाँ पे बात की कि रिएक्टेंट हमारे पास सेम है लेकिन कैटलिस्ट चेंज होने से हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है।
इसको कहा जाता है सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जरा इसकी डेफिनेशन देखिएगा। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन इन सच अ वे सो दैट ओनली वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर्म। यानी कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो रिएक्शन को डायरेक्शन दे कि जस्ट एक ही प्रोडक्ट बने, ठीक है, इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि कैटलिस्ट जो है ये मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है, इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, यानी पाउडर फॉर्म में ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसकी रीज़न क्या है कि पाउडर फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो फिर क्या होगा, एक्टिव साइट्स, एक्टिव सेंटर्स उतने ज़्यादा होंगे। इसी तरह कैटलिस्ट जो है ये मोर इफेक्टिव होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कैटलिस्ट अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इसी तरह जो है आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन रेट जो है, रिएक्शन टेक प्लेस एन अल्टरनेटिव पाथ बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कैसे होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को नया पाथ देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक रिएक्शन जो है जो कि विदाउट कैटलिस्ट यानी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो उसका नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास उतनी एनर्जी होती है कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें, ठीक है। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलाइज्ड जो रिएक्शन है उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को एक नया पाथ देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये जो है ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कितनी ज़्यादा है, जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कम है। सो इस वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि जो कैटलिस्ट है, ठीक है, इज़ वेरी इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 1 ग्राम जो कोलाइडल प्लाटिनम है, ठीक है, ये कैटलाइज करवा सकता है 108 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिग्रेडेशन के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट को, प्लाटिनम को। और इसका जस्ट 1 ग्राम जो कोलाइडल प्लाटिनम है दैट इज़ इनफ टू कैटलाइज 108 लीटर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटलिस्ट है ये इट कैन नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता, बट कैन सेट अप इक्विलिब्रियम क्विकली। लेकिन कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी सेटअप हो जाता है, ठीक है, जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो तो उस दौरान क्या होगा, इक्विलिब्रियम कायम होगा, ठीक है। अब विदाउट कैटलिस्ट जो है ये क्या, दोनों का रेट स्लो है और इस वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो देर से कायम होगा। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों को इन्हांस कर देता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह जल्दी जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वही रहेगी लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट जरा देखिएगा, कैटलिस्ट, प्रोमोटर और एक्टिवेटर, ठीक है। प्रोमोटर क्या होता है, जो प्रमोट करे या एक्टिवेट करे उसे एक्टिवेटर भी कहते हैं, ठीक है। इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ कैटलिस्ट, ठीक है। प्रोमोटर या एक्टिवेटर जो है ये खुद कैटलिस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट को इफ़ेक्टिव बनाता है, ठीक है। यानी कैटलिस्ट की इफ़ेक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखिएगा कि रिएक्शन जो है क्रोमियम ऑक्साइड एंड कॉपर एक्ट एज कैटलिस्ट प्रोमोटर रिस्पेक्टिवली। अब ये नीचे वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मिथानॉल बना रहा है, ठीक है। अब इसमें कैटलिस्ट जो है वो जिंक ऑक्साइड है,
लेकिन जिंक ऑक्साइड की एक्टिविटी को कौन इन्हांस कर रहा है? क्रोमियम ऑक्साइड। सो क्रोमियम ऑक्साइड इज एक्टिवेटर। इसी तरह वेजिटेबल ऑयल की हम क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। और निकल के लिए जो प्रोमोटर है, एक्टिवेटर है, वो क्या है? वो है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर एक्ट एज प्रोमोटर और एक्टिवेटर। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है वो है कैटलिस्ट पॉइजन। अब कैटलिस्ट पॉइजन क्या है? ये भी खुद कैटलिस्ट नहीं है, ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मरकरी और सल्फर आमतौर पे ये डिफरेंट रिएक्शन में कैटलिस्ट पॉइजन के तौर पे एक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इट रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ आयरन। ये आयरन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, जो कि हाइबर प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पॉइजन होंगे फॉर कैटलिस्ट। इसी तरह जो प्रेजेंस है आर्सेनिक ऑक्साइड की, ये भी क्या करती है? प्लाटिनम एस्बेस्टस की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो इसमें जो आर्सेनिक ऑक्साइड है ये भी एक्ट एज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो है ये हम टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट डिस्कस करने लगे। ठीक है, पहली टाइप है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, रिएक्शन को एक नया पाथ मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? नेगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा बाय अल्टरिंग अल्टरनेटिव पाथ। ठीक है, ये भी क्या करेगा? रिएक्शन को एक नया पाथ देगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि अल्कोहल, ग्लिसरीन, डाइफिनाइलामाइन। ठीक है, तो इनको डिफरेंट रिएक्शंस में एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। अब ज़रा ये देखिएगा, ये इथेनॉल जो है एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट टू चेक ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इट आल्सो कन्वर्ट्स पॉइजनस फॉस्जीन इनटू नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट। ठीक, अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रिएक्शन जो है उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल, नेगेटिव कैटलिस्ट का भी बाज़ दफ़ा रोल होता है टू चेक द मैकेनिज्म या टू चेक द प्रोसीजर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट एक और कैटलिस्ट है, इसे कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। इन सर्टेन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं, सच रिएक्शंस आर स्लो इन स्टार्ट। स्टार्टिंग में वो क्या होंगे? स्लो होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन जो है फास्ट होता जाएगा। ठीक है, ऐसे कैटलिस्ट को कहा जाता है ऑटो कैटलिस्ट। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस है, और क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड और इथानॉल। अब इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये ऑटो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा रिएक्शन देखिएगा जिसमें ऑक्सैलिक एसिड जो है इसकी ऑक्सीडेशन है विद एसिडिफाइड KMnO4। तो इसमें जो ये मैंगनीज सल्फेट है ये ऑटो कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा? जो कि रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे रिएक्शन का रेट स्लो होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन का रेट जो है फास्ट होता जाएगा। जी, नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, अब इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है कि इसमें एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज करवाए। ठीक है, तो रिएक्शन एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर एन अदर रिएक्शन। तो इस तरह का जो कैटलिस्ट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। अब ज़रा ये देखिएगा, जैसे कि ये सोडियम आर्सेनेट, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन दूसरा जो रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड का, इसके नतीजे में सोडियम सल्फेट बनता है। अब ये जो सोडियम सल्फाइड है ये एक्चुअली क्या कर रहा है?
इसके रिएक्शन की वजह से सोडियम आर्सेनेट जो है ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलाइज के रीज़न बने, तो इस तरह का जो कैटलिस्ट है वो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वो है एसिड बेस कैटलिस्ट। ठीक है, कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि एसिड कैटलाइज्ड होते हैं और कुछ जो बेस कैटलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज में H पॉजिटिव जो है ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, जबकि बेस कैटलाइज में OH नेगेटिव जो है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें एसिड बेस कैटलिस्ट कहते हैं। अब जैसे कि ये है शुगर की हाइड्रोलिसिस जो कि एसिड कैटलाइज है, और दूसरी तरफ जो है ये जो कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, जियोलाइट बेसिकली क्या है, दे आर माइक्रोपोरस मटेरियल्स जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्हें कहा जाता है क्रिस्टलाइन एल्यूमिनो सिलिकेट मटेरियल्स। ठीक है, और ये जो है कॉमनली यूज़ होते हैं एज एडजॉर्बेंट और कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब क्या है ज़रा देखिएगा कि इनकी शेप सिलेक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। और नॉर्मली जो है पोर साइज जो है वेरी करता है, आमतौर पे 260 टू 740 पिकोमीटर साइज होता है पोर साइज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है ZSM5, ये एक जियोलाइट है जिसके सीव ऑफ पोरोसिटी कितनी है, 5 है। जियोलाइट्स का जनरल फार्मूला जो है वो है MX/N इंटू AlO2x SiO2y, और साथ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब M जो है ये क्या है, मेटल होगी। ठीक है, ये कौन सी हो सकती है, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई। ठीक है, इसी तरह N जो है वो वैलेंसी ऑफ मेटल के टाइन होगी। तो ये इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों के कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो इस वजह से जियोलाइट्स जो हैं दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब ये वाला जो जियोलाइट है, ठीक है, ये नॉर्मली यूज़ होता है टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, गैसोलीन की प्रोडक्शन से में फ्रॉम अल्कोहल, तो इसको यूज़ किया जाता है। तो जियोलाइट जो हैं दे आर शेप कैटलिस्ट, सेलेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी है कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होके इंटरमीडिएट बनाता है, और देन जो है फिर वो इंटरमीडिएट फर्दर जो है रिएक्शन को प्रोसीड करता है और प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे ज़रा एग्जांपल देखिएगा कि ए और सी क्या है। ए जो है ये रिएक्टेंट है और सी जो है कैटलिस्ट। ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। देन इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल देखें कि पोटाशियम क्लोरेट जो है ये मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फर्दर पोटाशियम मैग्नेट बनाएगा, और फिर पोटाशियम मैग्नेट जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक, अब ये ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन जो है, पोटाशियम क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट था वो क्या था, मैंगनीज ऑक्साइड। अब दरमियान में पोटाशियम मैग्नेट या पोटाशियम पर मैग्नेट बने, ये दोनों क्या हैं, दे आर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है। ठीक है, इसमें हम लीवस एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, AlCl3 जो है ये कैटलिस्ट है। अब क्या होता है कि AlCl3 जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। ठीक है, AlCl4 नेगेटिव और R पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अल्काइल बेंजीन बनाएगा। तो ये जो है ये कंपाउंड क्या होगा, ये एज अ इंटरमीडिएट बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी है ये है एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं
वो कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एडजॉर्ब होंगे और थिन फिल्म बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे एडजॉर्ब होने के नतीजे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहेगी, तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट से होगा, उसका रेट जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, सरफेस एक्टिविटी की वजह से। और इसी तरह ज़्यादातर जो कैटलिस्ट हैं वो पोरस पाउडर फॉर्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। उसकी वजह से उनका सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होगा, तो एक्टिव साइट्स जो हैं, एक्टिव सेंटर्स ज़्यादा होंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो अनस्टेबल बॉन्ड बनाएंगे कैटलिस्ट सरफेस के साथ, एक्टिव साइट पर जाके बाइंड होके, और केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट सरफेस से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो लीव कर देगा सरफेस को एज सोन एज दे आर फॉर्म। तो नए जो कैटलिस्ट, नए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, फिर वो कैटलिस्ट सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होंगे। अब ये ज़रा देखिएगा, ये कैटलिस्ट है और इसके जो सरफेस साइड्स हैं यानी एक्टिव सेंटर्स हैं वो वेकेंट है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ए और बी। तो क्या होगा कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस है, एक्टिव साइट्स, वहाँ पे जाके क्या होंगे, बाइंड होंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा दे लीव फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक हो गया। तो ये जो है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट की सरफेस के साथ जाके एडजॉर्ब होना, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। और जैसे ही प्रोडक्ट बना वो सरफेस से अलग हो गया, दिस इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्या था, कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट्स थे, ये हमारे पास दरमियान में क्या बना है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, प्रोडक्ट भी और कैटलिस्ट भी। नेक्स्ट जो है ये है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि रिएक्टेंट जो हैं वो एक्टिव सेंटर्स पे एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, जो कि फ्री वैकेंसीज होती हैं सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे, और वहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि क्या होगा, जो अंडर स्ट्रेन न्यू मॉलिक्यूल्स बनाता है और सरफेस से लीव हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी के मुताबिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैटलिस्ट के साथ मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को सेपरेट कर देगा। और लास्ट पे है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। ठीक है, जो कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है। लोअर करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं फिर वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रिएक्शन के रेट को फास्ट करना। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्योरी। हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट या फिर बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, एंजाइम बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जो कि लिविंग प्लांट्स में या एनिमल के सेल में बनते हैं। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। अब जो ये जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं, ठीक है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मैसेज, और इनके ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीज इन नेचर, और इंजाइम जो है दे आर हाईली एफिशिएंट, और ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं बाय 10⁸ टू 10⁻20 टाइम्स। कितना ज़्यादा जो रिएक्शन है फास्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम। अच्छा, इंजाइम जो है, इंजाइम कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी ख़ास इंजाइम ख़ास रिएक्शन ही कैटलाइज करवाएगा। जैसे कि यूरिएज इंजाइम है तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करवाएगा। ठीक है, ये किसी दूसरे यूरिया की हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकता। ठीक है, जैसे कि एन मिथाइल यूरिया यूरिएज एंजाइम से कैटलाइज नहीं होगा। इसी तरह क्या है कि एंजाइम जो है, एंजाइम कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री है। ठीक है, इस पर एंजाइम जो है वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और
वो पीएच जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच कितनी है, वो है 7.4 या 7.35। तो एक जो कांस्टेंट पीएच कह लें या ऑप्टिमम पीएच जिस पे एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। इसी तरह एंजाइम जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं बहुत से केमिकल रिएक्शंस में और बायोकेमिकल प्रोसेस में भी, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 298 टू 310 केल्विन, ठीक है। और पीएच रेंज 5 टू 7। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ जो है एंजाइम उनका उनके लिए ऑप्टिमम पीएच ज़्यादा होती है, कुछ की थोड़ी कम होती है। तो रेंज जो है वो क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर की, वो 298 टू 310 केल्विन है, जबकि पीएच रेंज जो है वो क्या है 5 टू 7। और ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम एक्ट करते हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड 7.4 पीएच। अच्छा, नेक्स्ट जो है कुछ इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइब्रस प्रोसेस जो कि अमोनिया सिंथेसिस के लिए होता है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है आयरन, ठीक है। आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। और मोलिब्डेनम जो है ये एज अ प्रमोटर यूज़ होता है। और जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं इसकी वो है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने याद कर लेनी है हाइब्रस प्रोसेस के लिए। इसके बाद है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो है ये नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस और टेम्परेचर रिकॉर्ड जो है वो है 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो है वो है लेड चैम्बर प्रोसेस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। और इसमें कैटलिस्ट जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड पहले सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर ओलियम बनता है और फिर ओलियम में उसे डाइल्यूट करके रिक्वायर्ड जो है कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जो कैटलिस्ट है वो है प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और टेम्परेचर रेंज होती है 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक और प्रोसेस है डेकन्स प्रोसेस, ठीक है। ये क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक है। और इसमें कैटलिस्ट जो है वो है क्यूप्रिक क्लोराइड और टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है बूच प्रोसेस। ये हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, बूच प्रोसेस, ये लार्ज स्केल हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है। और इसमें क्या है कि इसमें जस्ट जो रिएक्टेंट है वो कोक और वाटर, इससे पहले वाटर गैस बनाई जाती है, फिर वाटर गैस जो है उससे फिर हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज अ प्रमोटर यूज़ होता है। और टेम्परेचर रेंज जो है वो है 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट मिथानोल की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, मिथानोल की सिंथेसिस फ्रॉम वाटर गैस, ठीक है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो एज अ प्रोमोटर यूज़ होता है। और प्रेशर जो है वो 200 atm और टेम्परेचर क्या होगा 250 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन जो है वेजिटेबल ऑयल की, इसमें जो कैटलिस्ट है वो निकल यूज़ होता है, फाइनली डिवाइडेड निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। और कॉपर जो है वो एज अ प्रोमोटर यूज़ होता है। और टेम्परेचर रेंज है 150 टू 200 और प्रेशर जो है वो हाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फर्मेंटेशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथानॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, यानी शुगर सोल्यूशन या मोलेसिस जो है इसकी फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैटलिस्ट है वो एंजाइम यूज़ होते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम, इनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा, मोलेसिस से बनेगी ग्लूकोज, इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ होगा, फिर इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना, 250 टू 25 डिग्री टू 30 डिग्री। और जो कन्वर्जन डेज हैं वो है
2 से 3 दिन लगते हैं इसमें। 2 to 3 डेज रिक्वायर्ड हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च। अगर स्टार्च से इथाइल अल्कोहल बनानी है तो उसमें क्या होगा, उसमें डायस्टेज पहले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा और फिर माल्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा थ्रू माल्टेज, और फिर ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा थ्रू जाइमेज। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कैटलिस्ट हैं वो क्या हैं, इंजाइम्स हैं, डायस्टेज, माल्टेज और जाइमेज। और इसमें जो टेम्परेचर है डायस्टेज एंजाइम के लिए क्या है, डायस्टेज एंजाइम कहाँ से हासिल किया जाता है, जर्मिनेटेड बार्ले से, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा। और माल्टेज और जाइमेज जो है एंजाइम, इनको यीस्ट से हासिल किया जाता है। यीस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 25 to 30 डिग्री। उसके बाद ज़रा देखें कि एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, यानी इथानॉल से एसिटिक एसिड की जो प्रोडक्शन है, तो इसके लिए माइकोडर्मा एसिटिक यूज़ होता है कैटलिस्ट, और टेम्परेचर जो है 25 to 30 डिग्री। और बर्जियस प्रोसेस जो है ये फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल फ्रॉम कोल, ठीक है, यानी कोयले से जो पेट्रोल बनाया जाता है, तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इसमें बनते हैं। तो इसके लिए कैटलिस्ट है वो है फेरिक ऑक्साइड, टेम्परेचर क्या होगा 475 डिग्री। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिनमें हमने देखा कि कौन सा प्रोसेस है उसमें क्या कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर की क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, और ख़ुद ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता, बल्कि क्या करता है एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। अब मोस्टली जो मेटल आयंस हैं जैसे कि सोडियम, ठीक है, या फिर कॉपर आयंस, मैंगनीज़, ये जो हैं ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, कोएंजाइम इज़ अ स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन इज़ प्रेजेंट अलोंग इन एंजाइम एंड दिस इन्हांस द कैटालिटिक एक्टिविटी। कोएंजाइम क्या होगा, एंजाइम के साथ, ठीक है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। और कोएंजाइम जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि जो एंजाइम एक्टिविटी है इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म है। एक है लॉक एंड की मॉडल, ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस एज अ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें है कि एंजाइम जो है, एंजाइम उसमें क्या होती है, उसमें एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा। तो ये ज़रा देखिएगा कि एंजाइम की सरफेस पे क्या है, नंबर ऑफ़ कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और ये जो कैविटीज़ हैं इनकी स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, लाइक अमाइनो ग्रुप हो गया या कार्बोक्सिल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह। तो ये यहाँ ये क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड होगा, ठीक है। जिस तरह की जो है वो लॉक में जाके फिट होती है, इसी तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है कंबाइन होंगे। इस वजह से इसको कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल। इस वजह से क्या होता है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होनी चाहिए, कैविटी और एक्टिव साइड जो है इनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, ताकि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जाके फिट हो सके, ठीक है। अब इसके नतीजे में ज़रा देखिएगा, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट है, दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करवाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो फिर क्या होगा, एंजाइम से सेपरेट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है ऑफ एंजाइमेटिक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि हमारे पास एंजाइम कौन सा है, ठीक है, और उसका सोर्स जो है वो क्या है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेज जो है, इन्वर्टेज ये कहाँ से आता है, यीस्ट से आता है, ठीक है। और एंजाइम ये जो इन्वर्टेज है ये क्या करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह जाइमेज जो है, जाइमेज एंजाइम ये क्या करेगा, ये भी यीस्ट से आता है, ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाता है। डायस्टेज जो है, ठीक है, ये कहाँ से आता है,
ये माल्ट से हासिल किया जाता है। माल्ट क्या है, एक सीरियल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। यूरिएज जो है, ठीक है, ये क्या है, ये सोयाबीन से हासिल होता है और यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन एंजाइम जो है ये स्टमक में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये चैप्टर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेक्चरशिप प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसके बड़ा डिटेल से करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो MCQs हैं उनको ज़रूर करें। MCQs करेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।